बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुरम होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का मौजू साल अव्वल उर्दू का सबसे अहम सवाल नंबरों के हवाले से सबकी इक़्तिबास की तशरीह। अज़ीज़ तलबा, ये 15 नंबर का सवाल है। आपके किसी भी सब्जेक्ट में साल अव्वल में कोई 15 नंबर का सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल है, ज़्यादा नंबर है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आपके टोटल नंबर पर यह सवाल असरअंदाज होता है। ज़रा तवज्जो से समझिए कि इस सवाल को आपने किस तरह से करना है। एक तो सवाल बड़ा है, फिर इस सवाल के कई हिस्से हैं, आपको पता होना चाहिए कि हर हिस्से को आपने किस तरह से करना है। तो बाकायदा शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ये आपके सामने लिखा, ये 15 नंबर का सवाल है। कुल 1 + 1 + 3 + 10 = 15। एक और एक 2 नंबर हवाला मतन के होते हैं, 3 नंबर सियाक व सबाक के होते हैं, 10 नंबर तशरीह के होते हैं। कुल मिल के बनते हैं 15 नंबर। यानी आप इस तरह से देखें, ये सवाल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। हवाला मतन, सियाक व सबाक, तशरीह। इनके अलग अलग नंबर हैं और आपको इनको अलग अलग ही करना होता है। तो बाकायदा शुरू करते हैं जी। हस्ब मामूल सबसे पहले आप दरमियान में सेंट्रलाइज्ड करके सवाल नंबर लिखेंगे। बोर्ड के पेपर में ये सवाल नंबर 3 होगा, तो आपने सवाल नंबर 3 ही लिखना है। बच्चे गलती करते हैं कि नंबर अपने तौर पर डालना शुरू कर देते हैं। इसको आप शुरू में करें या बाद में करें, लेकिन सवाल नंबर वही लिखेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर पर है, और वहाँ ये सवाल नंबर 3 है। सबसे पहले दरमियान में सवाल नंबर लिखें, छोटी सी ब्रैकेट्स डाल लें, दाएं बाएं छोटी सी लाइन लगा दें। इससे पता चलता है कि नया सवाल शुरू हुआ। ये चीज़ बेहतर प्रेजेंटेशन में आती है। उसके बाद मुख्तसर सवाल भी तहरीर करें, मुकम्मल सवाल ना लिखें। सवाल खासा तवील है, आप जानते हैं। आपको नंबर जवाब लिखने के मिलने, सवाल लिखने के नहीं मिलने। सवाल तो खासा तवील है कि दिए गए 2 सबकी इक़्तिबासात में से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के हवाले से करें, नीज़ मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी तहरीर करें। तो देखिए, खासा लंबा सवाल है, पर आपको मुख्तसर लिखना है। सवाल नंबर 3 सबकी इक़्तिबास की तशरीह काफ़ी है। सवाल नंबर 4 सबकी खुलासा। सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा। यानी सवाल को मुख्तसर करके लिखें। पहली लाइन में आपने सवाल नंबर लिखा, दूसरी लाइन में मुख्तसर सवाल लिखते। अज़ीज़ तलबा, ये बोर्ड में इसमें आपको ऑप्शंस होती है। आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं और आपने किसी एक की तशरीह करनी होती है। मैट्रिक में तो गालिबन दोनों की ही तशरीह करनी होती है, मगर कॉलेज में ऐसा नहीं होगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आपको 2 में से एक पैराग्राफ की तशरीह करनी होगी, और वो एक पैराग्राफ भी 15 नंबर का होगा। सो सबसे पहले आप ये वजाहत करेंगे कि आप अलिफ की तशरीह कर रहे हैं या बे की। लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाज़ों का ऐसा भी होता है कि वो दोनों पैराग्राफ मिलते जुलते होते हैं और टीचर अंदाज़ा ही लगा रहा होता है कि पता नहीं आपने अलिफ की तशरीह की है या बे की। तो बच्चा यूँ न करें कि टीचर सिर्फ अंदाजे करता फिर। अगर आप अलिफ कर रहे हैं, वज़ाहतन अलिफ लिखें, बे कर रहे हैं तो बे लिखें। उसके बाद छोटी सी लाइन लगाकर पैराग्राफ के पहले चंद लफ्ज़ लिख दें, और उसी लाइन में डॉट लगाकर आखिरी चंद लफ्ज़ लिख दें। ऐसा ना करें कि लिख के और 2-3 लाइनें इसके लिए लगा दें। उसी एक लाइन के अंदर ही पहले आप अलिफ डालें या बे डालें, पहले 4-5 हरूफ अल्फाज और नुक्ते लगा के आखिरी 4-5। मसलन अगर मैं आपकी साल अव्वल की ये आपकी पहले सबक उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला ही पैराग्राफ, तो मैंने चंद इब्तिदाई लफ्ज़ लिखे, खुदा की मोहब्बत का अहल, और आगे आखिरी चंद लफ्ज़ लिख दिए। अहादीस में बसूरत अल्फाज दर्ज हैं, टीचर को पता चल जाए कि आप कौन सा पैराग्राफ कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है। इसका मतलब यह है कि एक लाइन खाली छोड़ दें, यानी पता चलना चाहिए सवाल ख़त्म हो गया और जवाब शुरू हो रहा है। सवाल और जवाब में एक लाइन खाली छोड़ दें। तो देखिए, 3 लाइनों का सवाल हुआ, चौथी लाइन खाली छोड़ दी, 5वीं लाइन से आपका जवाब शुरू हो रहा है। अभी आपको बताइए 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। हम पहला हिस्सा देखते हैं हवाला मतन।
उसमें सबसे पहले आएगा मुसन्नफ का नाम जो भी है। मसलन पहला सबक देख रहे हैं तो सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर लिखा करें। हमारे इस्लाफ हैं, हमें उनका नाम इज़्ज़त से लेना चाहिए, इज़्ज़त से लिखना चाहिए, रहमतुल्लाह अलैह। इसके बाद ये मुसन्नफ के नाम का एक नंबर होता है, टीचर इसको टिक करके या एक नंबर लगा देगा। इसके बाद एक नंबर होता है सबक का उन्वान। सबक का नाम नहीं होता, ज़हन में रखें, सबक का उन्वान होता है, उसवा हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दो के अजीज तुलबा नंबर होते हैं, आपके सामने लिखा है। दो नंबर किसके होंगे? एक जमा एक नंबर मुसन्नफ का नाम, एक नंबर सबक का उन्वान। बाकी दो चीज़ें इजाफी हैं, इनके नंबर तो नहीं होते, लेकिन अगर आपको पता है तो लिख दें, अच्छा तासुर पड़ेगा। और ज़हन में रखें, जब मुमतहिन पे अच्छा तासुर पड़ेगा तो लाजमन वो आपको अच्छे नंबर भी देगा। तो एक चीज़ हो सकती है माखिस यानी सोर्स बुक, आपकी तो फर्स्ट ईयर की किताब में है, लेकिन असल में ये पैराग्राफ या ये सबक कहाँ से लिया गया, तो तमाम असबाक के आखिर में दिया होता है माखिज। इसका माखिज है खुतबाते मद्रास। मद्रास एक शहर था, वहाँ आपने खुतबे दिए जिन पर यह किताब बनी, खुतबाते मद्रास। अजाफी है माखिज, अभी बताया, इसके नंबर नहीं है, लिख दें तो बेहतर है। ऐसी एक और चीज़ भी इजाफी है, सिनफ़े अदब, यानी ये देखिए नसर तो है लेकिन क्या है, मजमून है, कहानी है, अफसाना है, नावल है, मज़ाहिया मजमून है, क्या है, तो इसकी सिनफ़े अदब है सीरत निगारी। ज़हन में रहे, उर्दू में सीरत से मुराद है एक ऐसा मजमून, एक ऐसी तहरीर जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा बयान किए जाएँ। इसको सीरत भी कह सकते हैं, सीरत निगारी भी कह सकते हैं। तो जिस तलबा आपने देखा, हवाले मतन में चार चीज़ें हैं, मुसन्नफ का नाम, सबक का उन्वान, माखिज और सिनफ़े अदब। पहली दो चीज़ों के नंबर होते हैं, बाकी दो के नंबर तो नहीं है, लेकिन अगर आपको आती हैं तो लिख दें, बहुत अच्छा तासुर पड़ेगा। लेकिन अगर आपको माखिज और सिनफ़े अदब मालूम नहीं है तो फिर हरगिज़ मत लिखिए। ऐसा ना हो, नंबर तो है नहीं, गलत लिखें तो मुमतहिन पे गलत तासुर पड़े और वो नंबर काट ले। कंफर्म है तो ज़रूर लिखें, वरना आखिरी दो चीज़ें ना लिखें, मगर पहली दो चीज़ें मुसन्नफ का नाम और सबक का नाम लिखना ज़रूरी है। तो इस तरह से तुलबा ये दो चीज़ों से ये दो नंबर हवाले मतन के मुकम्मल हुए, एक नंबर सबक का उन्वान और एक मुसन्नफ का नाम। इसके बाद फिर ग्रीन लाइन है, इसका मतलब है कि एक लाइन खाली छोड़ दी। अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ। अगला हिस्सा है सियाको सबाक। आपको सबक का सियाको सबाक बताना होता है। सियाक का दरअसल मतलब होता है पैराग्राफ के बाद का मवाद, और सबाक कहते हैं पैराग्राफ से पहले का मवाद, लेकिन हम लिखते उल्टा है सियाको सबाक। सादा लफ्ज़ों में बस यही समझ लीजिए कि आपको बताना होता है कि एक पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए दिया गया है, उससे पहले क्या बात हो रही थी और उसके बाद क्या बात हो रही थी, यानी दिए गए सबकी इक़्तिबास को बाकी सबक से मरबूत करना होता है, रिलेट करना होता है, कनेक्ट करना होता है एक कहानी की शक्ल में कि इससे पहले ये बात थी और पैराग्राफ के बाद ये बात थी। इसको कहेंगे सियाको सबाक। इसके 3 नंबर होते हैं, आपके सामने लिखे सियाको सबाक के 3 नंबर। एक और अहम बात देखें कि सियाको सबाक की 2 इक़साम होती हैं। आपकी किताब में टेक्स्ट बुक में इसकी तफसील दी हुई है सफ़ा नंबर 5 पर। 2 तरह के सियाको सबाक होते हैं, मिसाली सियाको सबाक और इजमाली सियाको सबाक। मिसाली सियाको सबाक से मतलब ये होता है कि पैराग्राफ का महले वकू नहीं बताया जाता, एक जनरल सी बात कर दी जाती है कि इस पैराग्राफ से पहले ये बात थी और बाद में ये बात थी, तो ऐसे सियाको सबाक को कहेंगे मिसाली सियाको सबाक। दूसरा लिखा हुआ है अजमाली सियाको सबाक। अजमाली में हम इस चीज़ की तखसीस नहीं करते कि पैराग्राफ से पहले क्या था, बाद क्या था, बल्कि मजमूई तौर पर तमाम सबक के निकात को बयान कर दिया जाता है, या यूँ कह लें तमाम सबक का मुख्तसर खुलासा बयान कर दिया जाता है। तो ऐसा सियाको सबाक जिसमें तमाम सबक का मुख्तसर खुलासा बयान कर दिया जाए उसको कहेंगे अजमाली सियाको सबाक। और जिसमें आप ये तरतीब बताते हैं कि दिए गए पैराग्राफ से पहले ये बात थी, बाद में ये बात थी, उसको हम कहते हैं मिसाली सियाको सबाक। अब अगली बात
कि सियाको सबाक कितना हो, कितनी सतूर पर मुश्तमिल हो। तो अज़ीज़ तलबा बात को समझें, ये ग्रीन लाइन से पहले आप समझ लें पहला सफ़ा है, तो ये कोई इतनी बात नहीं समझ, आप लाइनें गिन लें। यहाँ तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लाइनें हम लिख चुके हैं। एक सफ़े पर आमतौर पर 20 21 22 लाइनें होती हैं। तो आप ये समझें कि सफ़े का जो बाकी हिस्सा है वो सियाको सबाक है, यानी सवाल लिखने के बाद, हवाले मतन लिखने के बाद जो बाकी सफ़ा बचेगा वो सियाको सबाक होगा। आम तौर पे कहा जाता है कि सियाको सबाक 10 और 12 सतूर के दरमियान हो, यानी 10 लाइनों से कम ना हो और 12 लाइनों से ज़्यादा ना हो। और अभी आपने देखा कि सफ़े पर बाकी बचती ही 11-12 लाइनें हैं। तो ये तो हो गया कि सियाको सबाक कितना होगा, 10-12 लाइनों पर मुश्तमिल होगा। एक और बात आप नोट करें, मैंने एक फर्जी लाइनें लगाई, आपको नज़र आ रहा होगा मैंने 3 पैराग्राफ बनाए, अलग अलग 3 पैराग्राफ बनाए सियाको सबाक में। वैसे सियाको सबाक में बातें तो 2 होती हैं, अभी बताया कि पैराग्राफ से पहले क्या बात थी, बाद में क्या बात थी, 2 बातें। मगर सियाको सबाक के नंबर 3 है, तो आप 3 नंबर लेने के लिए बेहतर है 3 पैराग्राफ बनाएं। पहले पैराग्राफ में आप यूं हेडिंग अलग अलग नहीं बनानी, हेडिंग एक ही रहेगी सियाको सबाक। यूं नहीं होगा कि आप यहाँ सियाक लिखे सबाक लिखे, हेडिंग एक ही दफ़ा बनाएंगे सियाको सबाक। इसके शुरू में आप लिखें कि दिए गए पैराग्राफ से पहले ये बयान किया गया है। दूसरा पैराग्राफ यूं शुरू करें कि दिए गए पैराग्राफ के बाद ये बयान किया गया है। और आखिरी आप इस तरह बना लें कि सबक का मरकजी ख्याल ये है, यानी वो मरकजी ख्याल 1-2 लाइनों में होगा जिससे पूरा सबक कवर होगा। तो इस तरह देखिए आपके 3 पैराग्राफ अलग अलग बन जाएंगे। एक हो गया इक्तबास से पहले क्या बयान किया गया, इक्तबास के बाद क्या बयान किया गया, और ये मरकजी ख्याल आ गया। इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि सियाको सबाक के 3 नंबर हैं। जब आप 3 पैराग्राफ बनाएंगे तो टीचर 3 में से 3 नंबर आपको बखुशी दे देगा। अजीज तुलबा देखिए यहाँ तक पहला सफ़ा मुकम्मल हुआ। पहले सफ़े में 3 बातें आई, आपने सवाल लिखा, उसके बाद 1 लाइन छोड़ के हवाला मतन लिखा, और फिर 1 लाइन छोड़ के सियाको सबाक लिखा। मैंने ज़बानी बात नहीं की, आपको 1-1 लाइन लिख कर समझाई है। इसको दोबारा देख लीजिए। सियाको सबाक में भी आपको बताया सियाको सबाक 2 तरह का होता है, मिसाली और इजमाली सियाको सबाक। जिस सबक में कहानी का आंसर पाया जाए वहाँ मिसाली सियाको सबाक बेहतर रहता है, और जहाँ कहानी का आंसर ना हो वहाँ आमतौर पे अजमाली सियाको सबाक, यानी तमाम सबक का मुख्तसर सा खुलासा लिख दिया जाता है। सियाको सबाक 10 से 12 सतूर पर मुश्तमिल होना चाहिए। 3 पैराग्राफ बनेंगे, अभी आपको बताया वो कौन से बनेंगे। पहला पैराग्राफ लिखेंगे आप, इक्तबास से कबल ये बयान किया गया, इक्तबास के बाद ये बयान किया गया, और इस सबक का मरकज़ी ख्याल ये है। इसके बाद अजीज़ तुलबा एक इंतहाई अहम बात जो आप नोट करें, मैं इसके साथ ये देखिए ग्रीन स्टार, रेड कलर का स्टार बना रहा हूँ कि ये बहुत अहम है बात। आप महल वक़ू ज़रूर बताएंगे कि ज़ेर तशरीह इक्तबास का महल वक़ू क्या है, यानी कहाँ से लिया गया है। आप ये लिखेंगे कि दिया ज़ेर बहस इक्तबास तकरीबन सबक के आगाज़ से लिया गया है, या सबक के वस्त से लिया गया है, या सबक के आखिर से लिया गया है। यानी आपने लोकेशन ज़रूर बतानी होती है, ये इंतहाई अहम बात है। आप लोकेशन बताएंगे भी और इसको मार्कर से नुमायाँ भी करेंगे। इससे एक ज़रूरी भी है और इससे बहुत अच्छा तासुर भी पड़ता है। तो अज़ीज़ तुलबा आप देखें ये तो पहला सफ़ा मुकम्मल हुआ। पहले सफ़े पर सवाल आया, हवाले मतन आया और सियाको सबाक आया। इसके बाद हम अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तशरीह। आप देखिए सियाको सबाक 3 नंबर का था, तशरीह 10 नंबर की है। तो तशरीह के लिए आपको 2 से 3 सफ़ात दरकार होंगे, यानी सिर्फ तशरीह जो 10 नंबर की करेंगे कम से कम 2 सफ़े, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सफ़े। तो अगर आप म्याना रवी पे आएँ तो ये 2.5 यानी 2.5 सफ़े बन जाते हैं। 2-2.5 सफ़े काफ़ी हैं पैराग्राफ की तशरीह के लिए। अब बच्चे यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए सियाको सबाक 3 नंबर का है, वो भी 1 सफ़े पे लिखते हैं। तशरीह 10 नंबर की है, वो भी 1 सफ़े पे लिखते हैं। तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है, जिसके 3 नंबर हैं उसके लिए आप कम लिखें, और जिसके 10 नंबर हैं उसके लिए
ज़्यादा लिखें। सियाक व सबाक 3 नंबर का है तो उसके लिए 10-12 लाइनें काफ़ी हैं। तशरीह 10 नंबर की है तो उसके लिए आप 2 से 3 सफ़े इस्तेमाल करेंगे। तो 2-3 सफ़े तो तशरीह के हो गए और 1 सफ़ा सियाक व सबाक का हो गया। यानी ये 15 नंबर का सवाल मजमूई तौर पर 3 से 4 सफ़ों पर आप करेंगे। पहले सफ़े पे दोहरा दूं, सवाल, हवाला मतन, सियाक व सबाक और इन एडिशन इसके अलावा तशरीह 2 से 3 पेजेस पर जाएगी। तशरीह के हवाले से एक और अहम बात देख लें, सबक की बजाय सिर्फ इक्तबास की तशरीह करें। इक्तबास की तशरीह में आपने बाकी सबक का हवाला नहीं देना। बाकी सबक का हवाला किस में देंगे? सियाक व सबाक में। सियाक व सबाक में आप बताएंगे कि दिए गए पैराग्राफ से पहले ये बात थी, बाद में ये बात थी। यानी आप फर्क समझे, सियाक व सबाक में दिए गए इक्तबास का जिक्र नहीं आएगा, बाकी सबक का जिक्र आएगा। जबकि इक्तबास की तशरीह में सिर्फ जो आपको तशरीह के लिए इक्तबास दिया गया है आप उसका जिक्र करेंगे, बाकी सबक का जिक्र नहीं करेंगे। मसलन अगर हम पहले सबक को लें, उसमें सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो आपको तशरीह के लिए पैराग्राफ दिया गया है उसमें अगर नबी पाक की 2 सिफात का जिक्र है तो तशरीह में उन्हीं 2 सिफात का जिक्र करेंगे। बच्चे आमतौर पे गलती करते हैं, इक्तबास की तशरीह में फिर पूरा का पूरा सबक लिख देते हैं, उसको खुलासा बना देते हैं। खुलासा और तशरीह में यही फ़र्क है। खुलासा आपको पूरे सबक का लिखना होता है, इक्तबास की तशरीह में सिर्फ वो बात लिखनी होती है जो इक्तबास के अंदर मौजूद है। पूरे सबक की बजाय सिर्फ इक्तबास की आप तशरीह करेंगे। सबकी खुलासा और तशरीह इक्तबास में फ़र्क ज़हन में रखेंगे। सबकी खुलासे में आपको पूरा सबक लिखना होता है, जबकि इक्तबास की तशरीह में आपको सिर्फ तमाम मवाद इक्तबास की हद तक रखना होता है। अहम निकात मार्कर से नुमायां करेंगे। मैं हर दफ़ा अर्ज़ करता हूँ, बार बार आपसे अर्ज़ करता हूँ, अहम निकात मार्कर से ज़रूर नुमायां करें। टीचर को पेपर पढ़ने में, नंबर लगाने में आसानी होती है, वो खुश होकर आपको नंबर ज़्यादा देता है। आप ये आदत बना लें कि अहम निकात मार्कर से नुमायां करें और हर सफ़े पर पैराग्राफ भी बनाएं। हर सफ़े पर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 पैराग्राफ। इसको अपनी आदत सानिया बना लें। हर सफ़े पर 2-3 पैराग्राफ बनाने हैं और अहम निकात को मार्कर से नुमायां करना है। 1 सफ़ा आपका सियाक व सबाक का, 2 से 3 सफ़े तशरीह के। इस तरह से ये आपका 3 से 4 सफ़ों पर सवाल जाता है। एक और बात ज़हन में आई, बच्चे ये आमतौर पर सवाल करते हैं कि सियाक व सबाक में क्योंकि पूरा सबक कवर करना होता है तो 10-12 लाइनों में पूरा सबक किस तरह से कवर किया जाए। ये मुमकिन ही नहीं है कि 10-12 लाइनों में आप पूरा बता दें कि इक्तबास से पहले ये बयान हुआ, बाद में ये बयान, मुमकिन नहीं है। तो जी तुल्बा आपको इसकी मैं मिसाल दूँ। आपने यकीनन देखे होंगे कभी इंडिया के ड्रामे शैतान की आंत 100-100, 150-150, 200 एपिसोड चल रही होती हैं, चल चुकी होती हैं, नस्लें ख़त्म हो जाती हैं, उनका ड्रामा नहीं ख़त्म होता इंडिया का। तो वो क्या करते हैं, बिलफर्ज अगर उसकी 100 किस्तें गुजर चुकी हैं, पहले वो 2-3 मिनट में रिकैप दिखाते हैं। अब अगर मैं पहली दफ़ा वो ड्रामा देख रहा हूँ और इससे पहले मैंने कोई किस्त नहीं देखी, मैं सिर्फ रिकैप देखता हूँ तो इस काबिल हो जाता हूँ कि मुझे ड्रामा समझ आ रहा है। तो वो जो रिकैप होता है 2-3 मिनट का, उसको ज़हन में लाएं, वो इससे आपको सबक होता है। वो 2-3 मिनट में आपको पूरा ड्रामा नहीं दिखाते, वो सिर्फ क्या करते हैं, ड्रामे के मरकज़ी किरदारों का मुख्तसर सा तारुफ करा देते हैं ताकि आपको ड्रामा समझने में आसानी हो। तो बस यही बात से आपको सबक नज़र में रखें। आपने पूरा सबक नहीं लिखना होता, सिर्फ तारुफ कराना होता है कि पैराग्राफ से पहले ये बात थी और पैराग्राफ के बाद में ये बात थी। तो ये अजीज़ तलबा एक आपने स्ट्रक्चर रखा कि इसमें ये सियाक व सबाक वाले सवाल के 3 हिस्से होते हैं। आपने इसको किस तरह से करना है, उम्मीद है लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। इसमें एक और बात भी देख लीजिए, हम ज़हन मेरा इक्तबास की तशरीह 2 से 3 सफ़े पे कैसे करेंगे। बच्चे इस पर भी कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं जी हमसे 2-3 सफ़े नहीं बनते। तो बच्चे बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं, एक जुमला पढ़ लेते हैं, 2-3 लाइनों में तशरीह कर देते हैं, फिर एक जुमला पढ़ लेते हैं, 2-3 लाइनों में तशरीह कर देते हैं। नतीजा क्या होता है, आधा सफ़ा मुकम्मल होता है और आपकी तशरीह ख़त्म हो जाती है। फिर आप छत पे लाइटें गिरना शुरू कर देते हैं, पंखों के पर गिरना शुरू कर देते हैं, या दाएं बाएं झांकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके पास लिखने को कुछ बचा नहीं है।
تو ذہن میں رکھیں بیٹا یہ طریقہ بالکل غلط ہوتا ہے کہ ایک لائن پڑھی تشریح کر لی، ایک لائن پڑھی تشریح کر لی۔ اردو کا اصول سمجھیں، پورے پیراگراف کا ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے۔ رائٹر ایک پیراگراف میں ایک ہی بات کرے گا، اگر کوئی نئی بات ہوگی تو اس کے لیے نیا پیراگراف بنائے گا۔ مرکزی نقطہ ایک ہی ہوتا ہے، پیراگراف کو 2-3 دفعہ پڑھیں اور اس میں سے مرکزی نقطہ نکالیں کہ اس پیراگراف کا مرکزی نقطہ کیا ہے، اور پھر اس مرکزی نقطے پہ اپنی طرف سے مضمون لکھ دیں، تو پھر آپ آرام سے 3 صفحے بنا لیں گے۔ یعنی ایک ایک لائن کی تشریح مت کریں، پورا پیراگراف پڑھیں اور دیکھیں کہ اس پیراگراف میں مرکزی خیال کیا ہے، وہ کیا بات ہے جو مصنف سمجھانا چاہتا ہے، اس مرکزی بات کو پکڑیں اور اس کو اپنے لفظوں میں بیان کریں، پھر 2-3 صفحے بن جائیں گے۔ جو اہم الفاظ یا مشکل الفاظ ہیں اس کو سلیس اردو میں لکھیں۔ ایسا آپ وہی کہ وہ مشکل لفظ دوبارہ لکھ دیں گے تو ٹیچر سمجھے گا کہ آپ کو تشریح نہیں آتی۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا پیراگراف کی تشریح میں اشعار کا حوالہ دیا جا سکتا ہے؟ تو زیادہ تر ٹیچر تو یہی کہتے ہیں کہ اس میں اشعار کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا پیراگراف کی تشریح میں۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر شعر کوئی بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے، بالکل اسی موضوع پر ہے، تو پھر کچھ حرج بھی نہیں ہے، لیکن اگر بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا ہو تو شعر کا حوالہ دیں، ورنہ نہ دیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ضروری شعر کا حوالہ دینا ہے۔ نظم کے اشعار کی تشریح میں، غزل کے اشعار کی تشریح میں تو آپ کو لازماً شعر کا حوالہ دینا ہوتا ہے، مگر اقتباس کی تشریح میں شعر کا حوالہ لازمی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بہت مناسب شعر ہے تو لکھ دیں، ورنہ عام اصول یہی ہے کہ اس میں شعر کا حوالہ نہیں دیا جاتا۔ امید ہے آپ کے لیے لیکچر مفید ثابت ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ 15 نمبر کا سوال آپ نے کس طرح سے کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ کو مفید لگا ہو تو ایک آپ کا فرض بنتا ہے اور ہماری آپ سے درخواست بھی ہے کہ دوسرے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ علم کا سلسلہ آگے سے آگے چلتا رہے۔ پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ